हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की सामाजिक विज्ञान की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है भारतीय सन इतिहास। भारतीय इतिहास। ये 6000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक का समयांतराल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। चलिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ अति प्राचीन काल में हुआ, किंतु उसके राजनैतिक इतिहास का प्रारंभ अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। भारत के राजनैतिक इतिहास का प्रारंभ हम ईसा पूर्व 7वीं शती के मध्य के पहले नहीं मान सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। और इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था, और लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया था, तथा इससे स्थायी जीवन मापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई और कृषि उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया, तथा छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया, और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। जनपद क्या होता है? वैदिक युग के अंत में जब आर्य लोग गंगा की घाटी में बस गए थे, तब समाज में वैदिक समाज की कबीलाई संरचना समाप्त हो गई, तथा आर्यों के निवास क्षेत्र सत्ताधारी कबीले के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और कंबोज, गुरु, कुरु, पांचाल तथा विदेह आदि ऐसे ही राज्य थे। इन्हें जनपद के नाम से जाना जाता है। महाजनपद क्या होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही विचित्र थी, और उस समय छोटे बड़े सभी प्रकार के राज्य होते थे। कुछ राज्यों में तो राजतंत्र था, तो कुछ राज्यों में गणतंत्र व्यवस्था थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जो कि निम्नलिखित हैं। अब देखिए वो कौन कौन से जनपद हैं। जैसे कि पहला है मगध। मगध में क्या? मगध का वर्तमान में नाम पटना है। अब इसका नाम पटना है, जिसे पहले मगध के नाम से जाना जाता था। ये कालांतर में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे, तथा दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, और महात्मा बुद्ध, ब्रह्मदत्त तथा जरासंध मगध के विख्यात राजा थे। सेकंड है वत्स या वंश। काशी के दक्षिण और चेदी के उत्तर का भाग, अर्थात आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले उस समय वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे, और जब गंगा में भीषण बाढ़ आ गई तो हस्तिनापुर समाप्त हो, और जनमेजय के परपौत्र निचक्षु ने कौशंबी को अपनी राजधानी बनाया था। काशी। काशी क्या है? इस काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध जनपद काशी था, और जो वरुण और असी नदियों के संगम पर बसी थी, और गुत्तिल जातक के अनुसार यह नगरी 12 योजन तक फैली हुई थी, और राजा महादत्त ब्रह्मदत्त के शासन काल में काशी राज्य की शक्ति और समृद्धि बहुत बढ़ गई थी। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी मुख्य राजाओं में गिने जाते थे। फिर है कौशल। कौशल का वर्तमान नाम अवध है, और महात्मा बुद्ध के समय कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, और इससे पहले रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। काशी और कौशल दोनों जनपदों के राजाओं में परंपरागत वैमन वैमनस्य था, और अंत में कौशल नरेश कंस ने काशी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। फिर है मल। मल को वर्तमान में नाम देवरिया है, और जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वज्जित संघ की भांति मल्ल राज्य भी एक संघ राज्य था, और इसमें पावा तथा कुशिनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी, और इनमें से एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा थी, और ये दोनों नगर अपने समय में बड़े समृद्धशाली नगर थे।
सूरसेन की बात करें तो यह राज्य कुरु के दक्षिण तथा चेरी के उत्तर पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार इस पर यदु वंश का शासन था और कृष्ण यहाँ के राजा थे। बौद्ध ग्रंथों में जिस अवंती पुत्र का उल्लेख मिलता है वह इसी सूरसेन देश का राजा था और यह राजा बुद्ध का समकालीन था। अश्मक अश्मक क्या है? अश्मक यह राज्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह राज्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पौतन थी। पुराणों से पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। शुल्ल कलिंग जातक से पता चलता है कि अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग के राजा को जीता था और इस राज्य का अवंती से निरंतर संघर्ष चलता रहा और कालांतर में यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। मत्स्य यह राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। बौद्ध साहित्य में इस जनपद के राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में सहाज नामक राजा का उल्लेख है जिसने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। फिर है वज्जी। यह जनपद गंगा के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित था। आधुनिक काल में इसे बिहार राज्य का उत्तरी भाग कहा जा सकता है और यह 8 राज्यों का एक संघ था और इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छ लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के यात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे और विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली तथा यात्रियों की राजधानी कुंडग्राम थी और कालांतर में मगध के राजा अजातशत्रु ने इस जनपद को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और अंग की बात करें तो यह जनपद मगध के पश्चिम में था और इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी थी और प्रारंभ में अंग एक शक्तिशाली जनपद था और इसके कुछ राजाओं ने मगध के राजाओं को पराजित किया। महात्मा बुद्ध के समय अंग मगध के अधीन हो गया था। कंबोज यह दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान के भाग को मिलाकर प्राचीन काल में कंबोज महाजनपद बना था और इस राज्य के 2 प्रमुख नगर एक राजपुत्र और एक द्वारका थे। अवंती अवंती क्या होता है? आधुनिक मालवा प्राचीन काल का अवंती का राज्य था और इस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी और बुद्ध के समय में अवंती राज्य एक अत्यधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। चंड प्रघोत इस राज्य का प्रसिद्ध शासक था और यह बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र था और यहाँ अनेक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पांचाल यह आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर प्राचीन पांचाल महाजनपद का निर्माण होता था और प्राचीन काल में यह जनपद 2 राज्यों उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल में विभाजित था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कुरु। वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के समीपवर्ती प्रदेश कुरु राज्य के अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इस राज्य का दूसरा प्रमुख नगर हस्तिनापुर था। जातक ग्रंथों के अनुसार इस नगर की परिधि 2000 मील के लगभग थी। कालांतर में इस राज्य पर मगध ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। चेटी अथवा चेरी आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल का चेदी महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी सोत्तिवती थी और जिसकी पहचान महाभारत शक्तिमती काल के राजा शिशुपाल की मृत्यु के उपरांत इस राज्य का पतन हो गया। गांधार की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर गांधार महाजनपद स्थित था। कुंभकार जातक के अनुसार इस राज्य की राजधानी तक्षशिला थी जो उस समय विद्या और कला का मुख्य केंद्र थी। रामायण से पता चलता है
कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में 11 गणराज्य भी थे, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। फर्स्ट, मिथिला का विदेह, पावा के मल, केसपुत्र के कालाम, वैशाली के नाग, वैशाली के लिच्छवी और कुशीनारा के मल, सुषुम्ना, कपिलवस्तु के शाक्य और पिपली वन के मौर्य और अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिय। नाउ मगध का उत्कर्ष किस प्रकार है? तो उस समय साम्राज्यवाद पनप रहा था और उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया और उसका विस्तार आधुनिक बिहार के पटना गया तथा नालंदा जिलों के क्षेत्र पर था। मगध का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जो हयंक कुल का था तथा बुद्ध का समकालीन था और मगध की राजधानी पटना के निकट राजगृह थी। बिंबिसार 547 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और उसने 52 वर्षों तक यानी कि पूरे 52 वर्षों तक उसने शासन किया और बिंबिसार ने साम्राज्यवादी नीति का उसने पालन किया करते हुए स्थापित करके उसे अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का राजा बनाया और उसने अपने पड़ोसी राज्यों से विवाह संबंध जोड़कर उन्हें अपना मित्र बना लिया। और मगध राज्य के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण थे। पहला, मगध राज्य में गंगा का उपजाऊ मैदान कृषि के लिए उत्तम था। चंपा राज्य प्रसिद्ध नदी बंदरगाह स्थित था। नदियों द्वारा जल परिवहन की सुविधा थी और जिससे व्यापार भी आसानी से हो सके। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का वध करके मगध के सिंहासन पर बैठा और उसने 32 वर्षों तक राज्य किया और वह अति महत्वाकांक्षी राजा था और वह संबंधों में विचार नहीं करता था। उसने कौशल, काशी तथा वैशाली को पराजित करके उन पर अधिकार स्थापित कर लिया और उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित एक गांव में एक किला बनवाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के रूप में विकसित हुआ। महाजनपदों की दशाएं देखें तो ग्राम संगठन गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तथा कुछ गांवों पर राजा का अधिकार होता था और इस भूमि को जोतने के लिए श्रमिक किराए पर रखे जाते थे। राजा प्राय ब्राह्मणों को कुछ गांवों को दान में दे देता था और गांव का प्रशासन मुखिया द्वारा होता था, जिसे ग्रामणी कहा जाता था और वह राजा तथा ग्रामवासियों के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता था। राजस्व की बात करें तो राज्य की आय के प्रमुख स्रोत उनके अनेक शिल्पों तथा खेतीहर भूमि से प्राप्त करते थे और उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, अतः उत्पादित वस्तुएं ही कर के रूप में राजा को दे दी जाती थी। पदाधिकारियों को वेतन भी वस्तुओं के रूप में ही दिया जाता था और इस राज्य का उपयोग सेना तथा शाही परिवार के रख रखाव पर व्यय के लिए होता था और अतिरिक्त राजस्व प्रजा के कल्याणकारी कार्यों जैसे सड़कों, पुलों और नहरों आदि के निर्माण तथा नगरों के सौंदर्यकरण के लिए खर्च कर दिया जाता था। नेक्स्ट आता है समाज। तत्कालीन समाज में शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ होते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था और एक तरह के शिल्प एक जाति के होते थे जो अपनी जाति से संबंधित नियम बनाते थे और इन जातियों नियमों को ब्राह्मणों ने जाति संबंधी नियम बहुत कठोर होते थे इनके और एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर परस्पर भोजन भी नहीं करते थे और पिता द्वारा किया गया व्यवसाय पुत्र को भी करना पड़ता था और समाज भी 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो शूद्रों को अछूत साम्राज्य जाना जाता था। धर्मशास्त्र में उच्च वर्गों में आचरण के लिए नियम बनाए गए। जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक आश्रम की जो अवधि है वो 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष मानी जाती है। पहला आता है धर्म। लोग वैदिक धर्म का पालन करते थे और धार्मिक रस्में जटिल तथा खर्चीली हो गई थी।
देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रचलित थी। ब्राह्मण की धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण ही धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे और अतः समाज में उनका सम्मान तथा वर्चस्व बढ़ गया था। और इसी समय कुछ विचारकों ने सांसारिक जीवन माया मोह का त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए चिंतन तथा साधना की और इससे अनेक गैर ब्राह्मण धार्मिक समुदाय विकसित हुए, जिनमें बौद्ध तथा जैन धर्म प्रमुख थे। राजा की स्थिति। अधिकांश महाजनपदों में राजाओं का शासन था। राजा सर्वशक्तिमान होता था। पुरोहित तथा सेनानी का भी उच्च स्तर था। ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक था और क्योंकि वे राजा को सलाह देने के अतिरिक्त धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराते थे, तो राजा एक विशाल सेना रखता था और वह प्रशासन के लिए मंत्रियों को नियुक्त करता था और कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे जो गांवों में खेतीहर भूमि की पैमाइश तथा पैमाइश कर संग्रह करते थे। नगर नगरों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी। उज्जैनी प्रतिष्ठान और भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, श्रावस्ती, चंपा, वैशाली राजगृह, अयोध्या तथा कौशाम्बी प्रमुख नगर थे। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य उत्तर भारत में लगभग 60 नगर विकसित हुए और नगरों के मकान ईंटों से निर्मित थे और राजा का महल लकड़ी तथा पत्थर से बना होता था और इसकी साज सज्जा उत्तम होती थी। नगरों का विकास प्राय शिल्प केंद्रों, व्यापार केंद्रों तथा राजधानी के निकट होता था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर, जो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।